चलिए डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 33 है सबसे पहले। यहाँ पे था कि ट्रॉपिकल इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स हैं ट्रॉपिकल एरिया के, वर सब्जेक्टेड टू एक्लिमेटाइज एट लोअर टेम्परेचर प्रायर टू शिफ्टिंग एट एक्चुअल पोलर एरिया। तो कोई ट्रॉपिकल के इंसेक्ट है ना, ट्रॉपिकल का मतलब आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए, उसको पोलर पे ले जाना चाहते हैं, पोलर एरिया जहाँ पे मान लो कि आपने 5 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया। तो बीच में क्या है कि वो उसको एक्लिमेटाइज कर रहे हैं। सपोज 20 डिग्री मान लो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उनको कुछ दिन रख रहे हैं ताकि वो थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर की तरफ ले जाने के हिसाब से एक्लिमेटाइज हो जाए। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आप ऐसे मान लो कि उनको हम कुछ दिन के लिए रख रहे हैं। ठीक है, तो मेम्ब्रेन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा टेम्परेचर के हिसाब से, उसको कंसिडर करेंगे ना। तो फॉलोइंग आर फ्यू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस। तो जब आप इसको 20 डिग्री पे रख रहे हो तो उस हिसाब से इसमें क्या चेंज होंगे, यानी कि आप ट्रॉपिकल से 20 डिग्री पे लेके आ रहे हो ना, इस समय पे क्या चेंज होगा ये बताना है। फाइनली आपको बताना है कॉम्बिनेशन ऑफ इनकरेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है आपको। तो आप स्टेटमेंट को उसी प्रकार से चूज करना। देखो पहला स्टेटमेंट था कि इंसेक्ट्स शोज डिक्रीज बायोमास, कि उनका बायोमास में कमी आएगी ड्यू टू एक्स्ट्रा फैटी एसिड सिंथेसिस। क्योंकि हमें पता है कि जब हम हाई टेम्परेचर से लो में जाएंगे तो कुछ अलग प्रकार के, डिफरेंट प्रकार के लिपिड्स होने की जरूरत पड़ेगी। तो अलग प्रकार के लिपिड्स बनाने पड़ेंगे तो उसमें मेटाबॉलिक कॉस्ट लगेगी। मेटाबॉलिक कॉस्ट लगेगी तो बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो कम बचेगी, बायोमास है वो कम बन पाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है कि नॉर्मल से कुछ आप अलग बनवाओगे तो उसमें कॉस्ट लगेगी, तो बायोमास है उसमें कमी आएगी। ये तो समझ में आ गया आपको। दूसरा था कि इंसेक्ट्स सिंथेसाइज मोर प्रोटीन्स टू सपोर्ट फैटी एसिड मॉडिफिकेशन। देखो प्रोटीन यहाँ पे क्यों डाला गया है या प्रोटीन का यहाँ पे क्या लॉजिक है वो समझना। क्योंकि जब हम इसको लो टेम्परेचर पे लेकर के जाते हैं तो हमें ऐसे फैटी एसिड चाहिए जिनमें ज्यादा डबल बॉन्ड है, मोर डबल बॉन्ड वाले। क्योंकि जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतना वो ज्यादा सुटेबल होगा लो टेम्परेचर के ऊपर सरवाइव करने के हिसाब से। और कौन सी प्रोटीन डबल बॉन्ड इंसर्ट करती हैं, वो है आपके डीसेचुरेज, डीसेचुरेज एंजाइम। तो डीसेचुरेज एंजाइम है वो बनेंगे, उनका एक्सप्रेशन बढ़ेगा, जीन एक्सप्रेशन बढ़ेगा, ज्यादा डीसेचुरेज बनेंगे, ज्यादा डबल बॉन्ड लगाने होंगे। तो प्रोटीन है वो कुछ बनेंगी, मोर सिंथेसाइज होंगी, कौन सी वाली, डीसेचुरेज वाली, ताकि जो फैटी एसिड मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन का मतलब डबल बॉन्ड इंसर्ट करना। तो ये बात बिल्कुल से सही होगी कि ये ऐसा होगा। अगले स्टेटमेंट पे आते हैं अपन, सी वाला, कि एज ए मेजर फिजियोलॉजिकल शिफ्ट मोर सेचुरेटेड। सेचुरेट नहीं बनेंगे, सेचुरेट वर्ड गलत है क्योंकि अनसेचुरेट बनेंगे। तो सेचुरेट गलत हो गया है ना। इन मेम्ब्रेन के अंदर जो लगेंगे वो ज्यादा लिक्विड वाले लगेंगे क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर को फेस कर सके, जमे नहीं, फ्रीजिंग ना दे जल्दी, वो चाहिए। तो सेचुरेट तो पहले से जमे हुए होते हैं, वो नहीं होंगे। तो ये गलत हो गया, सी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। डी को पढ़ते हैं अपन कि इंसेक्ट्स प्रोड्यूस्ड अल्टर्ड फैटी एसिड, यानी कि कुछ अलग प्रकार के। जाहिर सी बात है कि जैसे पहले जो बन रहे थे वो तो बनेंगे नहीं, दूसरे बनेंगे। जैसे ज्यादा डबल बॉन्ड वाले अपन ने बात की तो अल्टर्ड ही बनेंगे, बात सही है। फॉर इनिशियल फ्यू डेज, मान लो कि आप 20 डिग्री जो सेंटीग्रेड है उस पे सपोज आप इसको 10 दिन रख रहे हो, है ना। तो थोड़ा सा ऐसे सोचिए कि ये लाइन आपको ये कह रही कि शुरुआत के कुछ दिन ही बनेंगे, उसके बाद में नहीं बनेंगे। तो वो तो आप ऐसे अप्लाई करेंगे दिमाग को कि जब आप उसको 20 डिग्री पे ले आए तो अब सारे फैटी एसिड वही बनेंगे जो 20 डिग्री को फेस कर सकें, सेल डिवाइड भी करेंगी,
वो ग्रो भी करेगा, तो जो भी मेम्ब्रेन बनेंगे सब में लगातार ही बनेंगी। तो ओनली फ्यू डेज नहीं हो सकता, चेंज वाले बनेंगे, और जब तक आप उसको ठंड में रखेंगे तब तक वो बनते रहेंगे। तो फ्यू गलत है, यहाँ पे सेचुरेट गलत है। तो सी एंड डी दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट जो आंसर होगा ना वो अपन को थर्ड देना पड़ेगा, क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। आई थिंक बात समझ में आ गई आपको, है ना। जब आप ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं तो वो 30 के आसपास मानिए, एक्लिमेटाइज कर रहे हो तो लो टेम्परेचर पे ले जाने के हिसाब से थोड़ा कम कर लीजिए। तो ठंड के हिसाब से कैसे फैटी एसिड चाहिए अपन को सॉल्ट चाहिए, ज्यादा डबल बॉन्ड वाले चाहिए, तो उस हिसाब से क्वेश्चन होगा, डिसैचुरेज का रोल आएगा। ओके। और जब तक आप ठंड में रखोगे तब तक वही वो बनेंगे, क्योंकि उसी हिसाब से मेम्ब्रेन है, उसको आपको लेना होता है। राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया हुआ है। पढ़ते हैं पहले ना, कि ऑल पूफा ना, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं ना, उनको अपन पूफा बोलते हैं। वो हमारे लिए एसेंशियल्स होते हैं, क्योंकि हम उनको बॉडी में नहीं बना सकते। ठीक है, अपन जानते हैं। पोलर एल्गी, क्योंकि एल्गी प्रोड्यूसर्स होते हैं ना। कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो उसमें भी ध्यान रखना कि जो प्लांट्स है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो पोलर जैसे फिशेज से अपन निकालते हैं पूफा को, तो फिशेज थोड़ी बनाते हैं, वो एल्गी को खाती हैं, एल्गी को जो प्लैंक्टन, वही बात है। तो polar algae can synthesize PUFA that transfer through aquatic food chains. Given below are few proteins involved in synthesis of PUFA. तो PUFA कैसे बनता है उसके मैकेनिज्म को लेके एंजाइम्स हैं, जैसे फैटी एसिड सिंथेज है, डिसैचुरेज डबल बॉन्ड वाला, इलोंगेज जो कि चेन को लंबा करता है। अपन से पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड बी द करेक्ट सीक्वेंस, कि सही क्रम क्या होगा ऑफ एंजाइम्स, जो भी प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करे ना, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स, टू सिंथेसाइज फैटी एसिड हैविंग 18 कार्बन एंड 2 डबल बॉन्ड। तो 18 कार्बन के आपको चेन चाहिए और 2 डबल बॉन्ड चाहिए। उसको बनाने के हिसाब से प्रोसीजर क्या होता है वो अपन चेक करेंगे। देखो, अपन ने क्लास में जो पढ़ा है कि जो फैटी एसिड सिंथेज होता है वहां पे एसिड कैरियर प्रोटीन जो होते हैं उसकी कैपेसिटी होती है 16 कार्बन की चेन जो होती है ना, उसको वो बना सकती है। तो आपको 18 का बनाना है तो 16 का बनेगा। डीसेचुरेज क्या करता है, डबल बॉन्ड इंसर्ट करता है। तो आपको जहां भी डबल बॉन्ड लगाना है वो ये काम आएगा, डबल बॉन्ड को ये इंसर्ट करता है। इलोंगेज क्या करता है, चेन को इलोंगेट करता है, चेन इलोंगेशन करता है ना, 2 कार्बन ऐड करता है चेन में, ऐसे। तो ये आपका मैकेनिज्म हो गया कि एंजाइम्स के रोल ऐसे हैं। तो 18 बनाने के लिए आपको पहले 16 की चेन बनानी पड़ेगी। उसके बाद में आप 2 कार्बन जोड़ के 18 का बना सकते हो। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड बना सकते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा क्या है कि आप 16 कार्बन की चेन है, उसमें आप डबल बॉन्ड इंसर्ट करा सकते हो डेल 9 के ऊपर। उसके बाद में आप उसमें ऐड कर सकते हो 2 कार्बन। उसके बाद में आप उसमें सेकंड डबल बॉन्ड है वो इंसर्ट कर सकते हो। तो अपने पास दो ऑप्शन है कि अपन इस प्रकार से काम कर सकते हैं। अब अपन चेक करते हैं। देखो, आपको 16 कार्बन की चेन बनानी है सबसे पहले, तो आपको ए लेना पड़ेगा। तो या तो ये यहाँ पे है या यहाँ पे है ना, तो पहले आपको ए लेना पड़ेगा। उसके बाद में आपको 2 कार्बन और चाहिए, तो इलोंगेट चाहिए, सी चाहिए आपको, सी तो इसमें है ही नहीं। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास डेल 9 का आ जाएगा, यानी कि डी सेचुरेज आ जाएगा, तो बी लगा दीजिए। उसके बाद में आप 2 कार्बन बढ़ा दीजिए तो सी लगा दीजिए। उसके बाद में दूसरा डबल बॉन्ड लगा दीजिए तो बी लगा दीजिए। तो ऐसे आप देखेंगे कि आपके पास एक सीक्वेंस आ गई है कि पहले आप चेन बनाओ 16 का एफ से, उसके बाद में आप डिसेचुरेट से डेल 9 लगाओ, देन फिर चेन को लंबा कराओ, देन दूसरा डबल बॉन्ड लगाओ। यानी कि करेक्ट सीक्वेंस कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। राइट। क्योंकि यहाँ पे आपको देखो तीनों चीजों के फंक्शन पता होने चाहिए कि एफ क्या करता है, डिसेचुरेज क्या करता है, इलोंगेज क्या करता है। इनके लोकेशन वगैरह अलग अलग होते हैं, लेकिन आपको 18 और 2 का चैन बनाना है तो कैसे बनाएंगे वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। आई थिंक क्लियर हो गया ना आपको। ऑल क्लियर।
ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, फैटी एसिड्स आर कंसिडर्ड एज ए मेजर फ्यूल, कि जब एटीपी बनाना हो तो अपन इनको काम में लेते हैं। पहले बीटा ऑक्सीडेशन कराते हैं, बाद में एसिटिल कोएंजाइम में बनता है, उसको टीसीए में लेके जाते हैं, अपन को एटीपी मिलते हैं। ठीक है। कोएंजाइम ए मीडिएटेड एक्टिवेशन, जब भी कोई फैटी एसिड होता है उसकी पहले चार्जिंग होती है, तो वहां पर कोएंजाइम ए को जोड़ते हैं, अपने एटीपी वहां पे कंज्यूम होता है ना, उसकी बात हो रही है एक्टिवेशन, तो चार्जिंग होता है। उसके बाद में चार्ज फैटी एसिड है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, उसको अपन बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड्स है, वेरी करता है सिग्निफिकेंटली, यानी कि अलग अलग फैटी एसिड्स उनकी चार्जिंग, उनका ट्रांसपोर्ट, उसमें अंतर होता है कि नहीं होता, वो अपन को देखना है। इसके अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि होता है ना, क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि होता है, आपको दिमाग लगाना है होता है कि नहीं होता ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर फैटी एसिड ब्रेकडाउन एंड ऑक्सीडेशन। तो बीटा ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन, और टीसीए ना, ऑक्सीडेशन तो हो गया टीसीए, और ब्रेकडाउन क्या हो गया, बीटा ऑक्सीडेशन हो गया, ऐसे। ठीक है। फाइनली अपन को बताना है ऑल करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल करेक्ट के हिसाब से अपन को देखना है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्रोपियोनिक एसिड यानी कि 3 कार्बन वाला, एंड पाल्मिटिक एसिड यानी कि 16 कार्बन वाला। प्रोपियोनिक एसिड की बात हो या पाल्मिटिक एसिड की बात हो, एक्टिवेशन, एक्टिवेशन का मतलब अपन कोएंजाइम को जोड़ते हैं, वहां पे एटीपी काम आता है ना, पीपीआई निकल जाता है, तो एक एटीपी अपन का कंज्यूम होता है, उसकी बात हो रही है। कंज्यूम इक्वल अमाउंट ऑफ एटीपी, ये बिल्कुल सही बात है कि आप 3 कार्बन वाले को चार्ज करो, 12 वाले को करो, 16 वाले को करो, किसी को भी करो, चार्जिंग में अपना एटीपी का कंजप्शन है वो इक्वल होता है, सबके लिए सेम होता है, बिल्कुल सही बात है। फैटी एसिड को एंजाइम ए, यानी कि कोई भी फैटी एसिड के साथ जब आप चार्जिंग के बाद में कोएंजाइम में जोड़ देते हो तो उसका फैटी एसिड कोएंजाइम में बन जाता है। उसका ट्रांसपोर्ट जो होता है कि साइटोप्लाज्म से वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, उसकी बात है। ट्रांसपोर्ट इज एंटायरली एक कार्निटिन मीडिएटेड प्रोसेस, कि जब ट्रांसपोर्ट होता है तो कार्निटिन के थ्रू होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की प्रोटीन है कार्निटिन एसिड ट्रांसफरेज कैट 1, उसके थ्रू होता है ना। एंटायरली बोला है इसने कि कोई भी फैटी एसिड कोएंजाइम हो वो जब भी जाएगा कार्निटिन से ही जाएगा, ये आपको ये कह रहा है। एंड नॉन स्पेसिफिक, और उसमें अलग अलग का कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ सेम होता है, तो ये बात गलत है। इसमें क्या बात ध्यान देनी है कि जो स्मॉल साइज के होते हैं, स्मॉल साइज के जो होते हैं ना, उनको कार्निटिन नहीं चाहिए, नो कार्निटिन, वो बिना कार्निटिन के जाते हैं। तो एंटायरली कार्निटिन सभी में चाहिए, एक बात गलत है, बी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। केवल लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जो होते हैं ना, उनका कोएंजाइम है उसको कार्निटिन चाहिए, स्मॉल वाले को नहीं चाहिए, तो ये बात गलत हो गई। फिर था स्टेरिक एसिड जो 18 कार्बन का होता है, अंडरगो 9 बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल, तो यहाँ पे 9 थोड़ी ना होंगे, कितने होंगे, 8 ही होंगे, क्योंकि लास्ट में जो 4 का टुकड़ा बचता है उसमें तो 2+2 बच जाते हैं ना, तो आपको लास्ट में 4 वाले पे एक बार ही कराना पड़ता है, तो -1 कर देते हैं अपन 2 का भाग देख के, तो 9 नहीं होंगे, 8 ही होंगे, तो ये गलत हो गया। ठीक है। और सपोर्ट एट साइकिल्स ऑफ टीसी, तो टीसी के जो साइकिल होंगे वो तो 9 ही होंगे ना, कि बीटा ऑक्सीडेशन कराएंगे आप 8 बार, तो 9 एसिटिल कोएंजाइम में बनेंगे, 9 एसिटिल कोएंजाइम ए, तो 9 साइकिल सपोर्ट होंगे, 8 नहीं होंगे, तो सी भी गलत है। राइट। अगला था कि ईच बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल, कि जब आप एक बीटा ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बीटा ऑक्सीडेशन से अपन को क्या मिलता है, एसिटिल को एंजाइम ए। ठीक है। फ्यूल्स टीसीए साइकिल, वो बाद में टीसीए में जाता है, यस, इसको आप टीसीए में लेके जाते हो, टीसीए में जाता है। टू जनरेट 6 एटीपी पर CO2 लॉस, अब टीसीए में आपको क्या मिलता है वो आपको चेक करना, आपको 3 जगह पे ना, आपको 3 जगह पे NADH2 मिलता है, एक जगह पे FADH2 मिलता है, एक जगह पे आपको ATP मिलता है। तो ये वाले क्या होते हैं, 3 × 3 यानी कि 9 ATP के बराबर। ये क्या होता है, 1 × 2 यानी कि 2 ATP के बराबर, और ये क्या होता है, 1 ATP के बराबर। तो ये टोटल 12 ATP बनते हैं, कब, जब आप
एसिटिल कोएंजाइम ए को लगाते हो जिसमें 2 कार्बन होते हैं, तो 2 कार्बन से आपको 12 मिलते हैं, तो एक कार्बन से कितने मिलेंगे, 6 ही मिलेंगे, 6 एटीपी। तो 6 एटीपी पर CO2 लॉस ही होता है, क्योंकि एसिटिल कोएंजाइम में आप 2 कार्बन का होता है, 2 बार CO2 निकलती है, तो 2 बार CO2 निकलने में 12 मिलते हैं, तो एक बार में कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला सही है एंड डी वाला सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। ऑल राइट, क्लियर हो गया ना। चार्जिंग का इश्यू था, ट्रांसपोर्ट का इश्यू था कि छोटे वालों को कार्निटिन नहीं चाहिए। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन अपन कितनी बार कराते हैं वो भी आपने चेक किया। एक बार बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट जो स्टील कोएंजाइम और टीसी में आपको क्या देता है, ये आपको बजट पता होना चाहिए पूरा। ये कार्बोहाइड्रेट वाली लाइन से भी पता होना चाहिए, यहाँ भी पता होना चाहिए। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को ना। ये था कि चूज द मिसमैच, जो गलत है वो अपन को बताना है फॉर फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, है ना। जैसे अल्फा ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, तो अल्फा ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो ऑड चेन होती हैं, विषम संख्या वाली जो चेन होती है वो इवन चेन में कन्वर्ट होती है, और जो एंजाइम होता है वो अल्फा प्रोक्सीडेज होता है ना, फैटी एसिड प्रोक्सीडेज, प्रोक्सीसोम के एंजाइम ही है वो। प्रोक्सीसोमल चेन मॉडिफिकेशन, यस, फैटी एसिड चेन को मॉडिफाई किया जाता है, प्रोक्सीसोम में किया जाता है, प्रोक्सीडेज एंजाइम्स होते हैं, बात सही है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। फिर था आपका ओमेगा ऑक्सीडेशन। ओमेगा ऑक्सीडेशन लिखा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है रैपिड ऑक्सीडेशन, तो जो H3C ग्रुप होता है ना, इसको अपन कन्वर्ट कर देते हैं COOH ग्रुप के अंदर, ताकि दोनों किनारे से बीटा ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो सके, रैपिड ऑक्सीडेशन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दोनों चीजें ध्यान देनी है आपको, बहुत बार पूछा भी गया है कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड यहाँ पे सिंथेसाइज भी होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो ओमेगा ऑक्सीडेशन है ये भी होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये वाला रैपिड ऑक्सीडेशन है। रैपिड का मतलब दोनों किनारे हैं वो बाद में कार्बोक्सिल हो जाते हैं, तो दोनों किनारों से बीटा ऑक्सीडेशन चालू हो जाएगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो गया। कीटोन बॉडीज का बनना कीटोजेनेसिस कहलाता है। एसिटो एसीटेट जब आप बनाते हो, एसिटोएसिटिल कोएंजाइम ए बनाते हो, तो बाद में वहाँ पे जो कीटोन बॉडीज है उसके रूप में एक तो एसीटोन बनता है, एक 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बनता है, दोनों ही कीटोन बॉडीज होती है। तो ये बिल्कुल से सही स्टेटमेंट है। मैकेनिज्म आपने पढ़ी है, आप जानते हैं दोनों ही कंपाउंड अपन कीटोन के लिए काउंट करते हैं। फिर ताकि बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है, बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है थ्रू एसिल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज। तो डिहाइड्रोजनेज के अलावा अदर एंजाइम भी होते हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है, अदर एंजाइम्स है वो भी काम आते हैं। प्लस कार्निटिन एसिड ट्रांसफरेज, यानी कि जो कार्निटिन है उसकी बात हो रही है, तो कार्निटिन का इसमें कोई रोल नहीं है, नो रोल, क्योंकि कार्निटिन है उसका रोल तो केवल ट्रांसपोर्ट में होता है। तो जो कैट1 है वो कार्निटिन एसिड ट्रांसफरेज 1 का नाम है, जिसका ट्रांसपोर्ट में रोल होता है। और वैसे डिहाइड्रोजनेज काम तो आते हैं, लेकिन उनके अलावा और एंजाइम भी होते हैं, तो बात वैसे भी गलत हो जाती है। तो गलत जो स्टेटमेंट है वो फोर्थ हो जाएगा, जहां पे आपको मिसमैच मिल रहा है। तो अल्फा वाला प्रोक्सीसोम में होता है, मॉडिफिकेशन है। ओमेगा वाला दोनों किनारे है, वो काम में आ जाए, वैसा कुछ है। कीटोन बॉडीज में आप एसीटोन और डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट दोनों को रहते हैं। ऑल राइट, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं ना, आप समझने की कोशिश करना। ये था कि फैटी एसिड सिंथेसिस इज कंट्रोल्ड बाय एसिटिल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज। तो ये वाला एंजाइम क्या करता है, एसिटिल जो होता है ना, एसिटिल कोएंजाइम ए, उससे अपन को मेलोनिन कोएंजाइम ए बना के देता है। जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं तो मेलोनिन बना के ही देता है। एंड FAS कॉम्प्लेक्स, बाद में चैन को बनाने का काम FAS करता है, ये बात दी हुई थी ना। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है फॉर द फैटी एसिड सिंथेसिस। ओके, पहला स्टेटमेंट, पहला ऑप्शन लिखा है कि ऑल कार्बन एटम्स इन ए फैटी एसिड चेन कम्स फ्रॉम मेलोनिन कोएंजाइम ए।
सपोज आपके पास कोई चेन है ना H3C, उसके बाद में CH2 देन लास्ट के अंदर COOH, ये फैटी एसिड चेन है। तो इसमें जो वेरी लास्ट के ना कि N और N-1, ये दोनों तो आते हैं एसिटिल से, एसिटिल कोएंजाइम एसिड। बाकी जो आपके बच गए N-2 से लेके 1 तक, ये सब आते हैं मेलानिन से। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आपने पढ़ा है तो वहां पे देखा होगा कि पहले एसिटिल आता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसके बाद में एक एक करके मेलानिन आता है। तो सारे मेलानिन के नहीं होते हैं, लास्ट के जो है ना एन ओमेगा वाला और N-1, वो किसके होते हैं, एसिटिल के होते हैं। तो ये गलत हो गया। फिर था कि ओमेगा कार्बन यानी कि सबसे लास्ट वाला, इसी को अपन ओमेगा बोलते हैं, ये ओमेगा लास्ट वाला है। और फैटी एसिड कम्स फ्रॉम एसिटिल, ये बात तो सही है। वाइल रेस्ट कार्बन कम्स फ्रॉम मेलानिन, तो सारे उससे नहीं होते, है ना। N-2 N-1 जो है ना, वो भी आपको एसिटिल से ही लेना है। तो एक केवल लास्ट का कार्बन एसिटिल से आता है ऐसा नहीं, लास्ट के 2 कार्बन उससे आते हैं, बाकी जो है वो फिर मेलानिन के होते हैं। तो ये भी गलत हो गया। थर्ड में था कि इक्वल नंबर ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन एंड एफएस साइकिल, जब आप ब्रेक डाउन करते हो तो तोड़ने के हिसाब से बीटा ऑक्सीडेशन कितनी बार कराओगे और बनाने के हिसाब से एफएस को कितनी बार आप काम में लोगे ना, रिक्वायर्ड फॉर बोथ ब्रेक डाउन एंड सिंथेसिस ऑफ 16 जीरो फैटी एसिड जो है वो इक्वल नंबर होगा क्या। तो देखो जब आप बीटा ऑक्सीडेशन कराएंगे 16 वाले का, तो आपको कितनी बार कराना है, 7 टाइम्स कराना है। और जब आप उसको सिंथेसाइज करेंगे तो भी कितनी बार कराएंगे, 7 टाइम्स कराएंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में 2 है, उसके बाद में आपको बाकी 2 जोड़ने होते हैं। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, दिस वन इज 7 टाइम्स। तो आप चाहे उसको तोड़ रहे हैं तो लास्ट में 2+2 के अकॉर्डिंग वो इश्यू आता है। आप बना रहे हैं तो शुरू में एसिटिल के अकॉर्डिंग वो इश्यू आता है, क्योंकि एसिटिल के बाद में आप एफएस को लगाते हो, राइट। तो ये भी आपका इक्वल नंबर जो है वो आपको चाहिए, ये बिल्कुल से सही हो गया कि आप बना रहे हैं तोड़ रहे हैं तो आपको एक एक साइकिल कम मान के ही करना होता है। फिर चौथे में लिखा था कि एफएस कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट मेलानिन कोएंजाइम ए थ्रू ए डाइसल्फाइड बॉन्डिंग एट एसीपी। देखो एसीपी से ही वो हैंडल करता है, लेकिन एसीपी का सल्फ हाइड्रोल ग्रुप काम में आता है। और सल्फ हाइड्रोल ग्रुप से कोई बॉन्डिंग जो बनती है ना, वो बॉन्डिंग जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्डिंग नहीं है। डाइसल्फाइड बॉन्डिंग में तो क्या होता है कि सामने भी SH2 होता है ना, तो यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्डिंग नहीं होती है। ये आपको ध्यान देना है कि सल्फ हाइड्रोल ग्रुप जो होता है ना वो एक्सेप्ट करता है, बॉन्डिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होता। डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो टूटता ही नहीं है। ये बात गलत है। तो एक्सेप्ट कौन करता है, ट्रांसफर कहाँ पे होती है, सल्फ हाइड्रोल ग्रुप वहां पे होते हैं, तो सल्फ हाइड्रोल ग्रुप का मैटर हो, ना कि डाइसल्फाइड बॉन्ड का। तो इसलिए आपको 4 जो ऑप्शन दिए थे उसमें से जब आप बनाएंगे और तोड़ेंगे दोनों में आपको इक्वल नंबर ऑफ साइकिल्स वो चाहिए, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है। ओके, वेरी गुड। चलो इसको देख भी लेते हैं अपन ना। सही आंसर दिया आपने। चूज द इनकरेक्ट मैच, है ना, गलत देखना अपन को। देखो लाइसोफॉस्फेटिक एसिड यानी कि जो C2 पोजीशन एम्प्टी होती है ना, उसको अपन लाइसो बोलते हैं। तो उसके ऊपर आप फैटी एसिड जोड़ देंगे R2 वाला, तो उससे फॉस्फेटिक एसिड बन जाएगा। तो प्रिकर्सर ही है, ये बात तो सही होगी। स्पिंगोसिन के अंदर जो आपका ग्लिसरॉल होता है उसके पे अमीनो एल्कोहल्स होते हैं, ये बात भी सही है, ग्लिसरॉल नहीं होता। फॉस्फोलाइपेज C जो होता है वो जैसे क्लोस्ट्रिडियम है ना, उनके एक प्रकार के टॉक्सिन की तरह ही काम करता है। तो फोस्फोलाइपेज आपने ABC ये जो पढ़े हैं उन सब में आपने देखा है। तो क्लोस्ट्रिडियम इसका सोर्स है ना, जो आपके बैसिलस बैक्टीरिया वो भी इसका सोर्स होते हैं। प्लाज्मोलोजन की बात आती है तो प्लाज्मोलोजन के अंदर ईथर बॉन्ड होता है, ये बात बिल्कुल सही है। C1 पोजीशन पे होता है, ये बात भी सही है। विथ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स नहीं होता, फैटी एल्कोहल्स होते हैं। तो यहाँ आकर के ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 जो है ना वो रॉन्ग है, इसलिए अपन को करेक्ट आंसर ये देना। ठीक है।
ठीक है, डिस्कस करते हैं ना, अभी समझ जाएंगे अपन चीजों को। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, ये था कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपको देखने हैं रिगार्डिंग कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, है ना, कोलेस्ट्रॉल मैकेनिज्म को लेके है। देखो, पहला था कि पाथवे जो होता है इज रेगुलेटेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एचएमजी को एंजाइम ए। तो एचएमजी को एंजाइम ए एक इंटरमीडिएट है। मैन जो कंट्रोल करता है वो तो करता है एंजाइम, वो कौन होता है, रिडक्टेज। तो कंपाउंड कंट्रोल नहीं करता है, पर्टिकुलर जो एंजाइम है वो कंट्रोल करता है। वो भी कैसे करता है, कोलेस्ट्रॉल की कॉन्सेंट्रेशन से करता है। वो कोलेस्ट्रॉल की कॉन्सेंट्रेशन है वो उसको प्रभावित करती है, ना कि कोएंजाइम है खुद। तो ये तो गलत हो गया। फिर ताकि जो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम्स होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल मोनोमर। तो जो आपका आईपीपी है 5 कार्बन का, है ना, उसको अपन बनाते हैं, तो वहां पे डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो उसको कन्वर्ट करके देते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट जो बनता है, फार्नेसिल 15 कार्बन का है, तो अंडरगो साइक्लाइजेशन। तो साइक्लाइजेशन तो 15 वाला थोड़ी करता है, 15 और 15 मिलकर के 30 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। स्क्वेलिन है वो 30 का है, लेकिन वो साइक्लाइज नहीं है, तो साइक्लाइज गलत हो गया यहाँ पे, कुछ ही गलत है। लेनोस्टिरोल जो कि बहुत लास्ट में बनता है वो 30 कार्बन का है, बिल्कुल सही बात है। इसमें 3 कार्बन का लॉस होके बाद में से कोलेस्ट्रॉल बनता है, और ये साइक्लाइज भी होता है, यस, इंटरमीडिएट भी है, बिल्कुल सही है। तो आपका बी एंड डी राइट है। राइट ऑप्शन तो बी एंड डी है, ऑल करेक्ट। क्लियर हो गया ना। एचएमजी एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज एंजाइम है, वो पाथवे को कंट्रोल करता है, ना कि ये कंपाउंड। एचएमजी कोएंजाइम ए बोलेंगे ना तो ये तो कंपाउंड हो गया, तो इसको तो रिडक्टेज काम में लेता है। कंट्रोल तो वो कोलेस्ट्रॉल की कॉन्सेंट्रेशन से होता है, या फिर आप उसके हार्मोन्स वगैरह वो सब देखेंगे, राइट है। चलो कोई बात नहीं, डिस्कस करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 40, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस को लेके मिसमैच बताना ना, गलत अपन को बताना। देखो, कंपाउंड और रेगुलेशन। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, टारगेट ट्रांसलेशन इनहिबिशन। तो ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसक्रिप्शन है, कि जब जीन से एमआरएनए बनता है ना, उस लेवल पे ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करवाता है। तो मिसमैच तो यही है यहाँ पे। फॉस्फोरिलेशन जो है एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज का इनहिबिशन कोज होता है। एंजाइम का जो फॉर्म्स है ना, कि फॉस्फेट लगा हुआ फॉस्फोरेटेड, फॉस्फेट हटा हुआ डीफॉस्फोरेटेड, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन था, ऑप्शन था। इंसुलिन है वो बढ़ाएगा इसको, फैटी एसिड सिंथेसिस को बढ़ाता है। इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज को कम करना, फैटी एसिड सिंथेसिस को बढ़ाएगा, तो मेवोनेट का सिंथेसिस बढ़ेगा। तो वैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से भी बता सकते हो, बात तो सही है। जो फंगल टॉक्सिन होते हैं, लेवास्टेनिन, कॉम्पैक्टिन, वो सब क्या करते हैं, एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज को इनहिबिट ही करते हैं वो भी, है ना। वो एक्चुअल में क्या करते हैं, वो कम्पिटेटिव इनहिबिशन कोज करते हैं, कम्पिटेटिव इनहिबिशन खोज करते हैं। तो यानी कि जो आपका एचएमजी को एंजाइम ए है, ये उसके बराबर काम करते हैं, यानी कि उसके जैसा काम करते हैं, मिमिक। यानी कि जहां एंजाइम की एक्टिव साइड जो होती है ना, Builds the BioPoint.